नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। बंगाल के चुनाव नतीजों पर सबकी निगाहें हैं। तमाम एग्जिट पोल ममता बनर्जी को हारता हुआ दिखा रहे हैं और बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी लगभग इसी तरीके का नतीजा एग्जिट पोल्स ने दिखाया था, लेकिन असली नतीजा पलट गया था। एक एग्जिट पोल एक्सिस माई पोल ने तो अपने नतीजे ही सार्वजनिक नहीं किए हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी। भाटी साहब, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। जी नमस्कार। सर, सारे टीवी चैनल छाए हुए हैं, सर्वे दिखा रहे हैं ममता बनर्जी को लेकर। आपने भी सब देखे होंगे। क्या समझ में आ रहा है इन सर्वे को देखकर? विक्रांत जी, ये जो न्यूज चैनल्स के सर्वे, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल आते हैं, इनकी कोई साख, इनकी कोई विश्वसनीयता तो देश में बची नहीं है। हम्म। आमतौर पे हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे, जो खास तौर से जो जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहते हैं, जो बड़े बड़े चैनल हैं और जो कंपनियां सर्वे करती हैं, हम्म। उनका पता नहीं क्या सिस्टम है या क्या उनकी प्रतिबद्धता है। हमने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हाँ। सारे चैनल एक सुर में उत्तर प्रदेश में 75 सीट बीजेपी को दे रहे थे। बिल्कुल। कोई 74, कोई 75, कोई 76, हम्म। और हमें दे रहे थे 4, 5 या 6। और पूरे देश में 400 पार करा रहे थे भारतीय जनता पार्टी को। अब की बार 400 पार, सारा सर्वे जोड़ तोड़ करके 400 पे हम्म। पहुंचा देते थे। अब क्योंकि मोदी जी की इच्छा थी कि 400 पे बीजेपी पहुंचे, मोदी जी ने नारा दे दिया था। हम्म। तो चैनलों की स्थिति ये हो गई है, हमारे न्यूज चैनल्स की, कि जो मोदी जी ने कह दिया वो उन्हें सिद्ध करना है, चाहे कुछ भी करें, ये इनके इन प्रकार घुमा फिरा के कुछ भी करें। हम्म। रिजल्ट आए, यूपी में हमें 37 सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी 33 पर रुक गई। हम्म। मैंने एक बड़े चैनल की बड़ी एंकर से पूछा, शो में, लाइव शो में, जी। ऑन एयर। हाँ। मैंने कहा, मैडम मुझे एक बात बताओ, आप जब उस समय सर्वे करती थी, ओपिनियन पोल करती थी, फिर एग्जिट पोल भी किया, और आप बाइट लेते थे, आपके रिपोर्टर हम्म। पत्र उनसे, जनता से, तो एक भी आदमी हमारे पक्ष में नहीं बोलता था, सब बीजेपी के पक्ष में बोलते थे। हम्म। तो इसका कारण क्या है कि आपको जिनकी 37 सीट आई हैं, उनका एक भी समर्थक नहीं मिला पूरी यूपी में, और आपके ओपिनियन पोल में वो शामिल ही नहीं हुए। अब विक्रांत जी, इसका जवाब आप भी समझ रहे हैं अंदर से तो, हाँ। मन से तो, और मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन कोई तार्किक जवाब इन चैनल्स के पास है नहीं। अब आते हैं पश्चिम बंगाल पे। जी। देखिए, असलियत तो पता लगेगी 4 तारीख को, जब रिजल्ट आएंगे 4 मई को। हम्म। और हमें तो पूरी उम्मीद है, जो हमारे पास जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है कि ममता जी जीत रही हैं, ममता जी की सरकार रिपीट हो रही है। हम्म। लेकिन रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे, राजनीतिक लोगों को हर तरह के रिजल्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ। लेकिन जो पश्चिम बंगाल में हुआ है, जिस तरह चुनाव कराए गए हैं, हम्म। वो हमारे पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, और हम सबके लिए चिंता का विषय है। हम्म। जिस तरह से वहां पर 90-91 लाख वोट काटे गए हैं, हम्म। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के घरों पर छापे मारे गए हैं, हम्म। जिस तरह से ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को सक्रिय किया गया, और फिर मतदान के दौरान हम्म। बदनाम बदनाम अधिकारी वहां पे लगाए गए, बीजेपी के पालतू अधिकारी लगाए गए, अलग अलग स्टेट से ढूंढ ढूंढ के लाके। और वो अधिकारी जा खुलेआम, वो अजयपाल शर्मा का वीडियो सारे पब्लिक डोमेन में है, कि वो एक प्रत्याशी के घर जाके धमका रहा है उसे। ये ऑब्जर्वर का काम है क्या? कोई ऑब्जर्वर दूसरी पार्टी के प्रत्याशी के घर पे जाके उन्हें धमका है क्या? वो एक शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म थी, नहीं आपने वो डायलॉग सुना होगा, कि हाँ। कह देना छेनू आया था। हाँ। हैं? उस हाँ। स्टाइल में कह रहा, कह देना अजयपाल शर्मा आया था और बाद में पछताओगे। ये आईपीएस अधिकारी का काम है, ये चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर का काम है। ऑब्जर्वर के लिए तो कहा जाता है कि उसका मुंह बंद रहना चाहिए, आंख और कान खुले रहने चाहिए। बिल्कुल। उसे किसी को डिस्टर्ब थोड़ी करना, उसे तो रिपोर्ट देनी है अपनी, कि चुनाव निष्पक्ष हो रहा है या नहीं हो रहा है, या क्या कहीं कोई धांधली हो रही है। तो ये जो सब किया गया है, जगह जगह टीएमसी के प्रत्याशियों को परेशान किया गया, उनके एजेंटों को परेशान किया गया, एजेंटों को थाने में बैठा लिया गया, हम्म। नोटिस दिए गए, डराया धमकाया गया, और पूरे देश से बस और ट्रेन लगा लगा के मतदाताओं को ले जाकर पश्चिम बंगाल में वोट डलवाए गए।
जो बिहार में किया गया था वही पश्चिम बंगाल में किया गया है। तो इसके बावजूद भी अगर ममता बनर्जी चुनाव जीतती हैं, जिसकी बहुत ज्यादा संभावना है, हम्म। तो ये जनता की जीत होगी, ये लोकतंत्र की जीत होगी। लेकिन देश के सभी जागरूक लोगों को, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता हों, चाहे वो प्रशासनिक नौकरी में हों, चाहे वो साहित्यकार हों, आम नागरिक हों, सबको इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि ये देश अगर इस तरह देश में हुआ तो ये देश धीरे धीरे पाकिस्तान होने की तरफ बढ़ रहा है। ये पाकिस्तान में होता था। अर्धसैनिक बलों को आप राजनीतिक वो लाभ के लिए प्रयोग कर रहे हैं। आप अर्धसैनिक बलों से राजनीतिक उल्लू सीधा करा रहे हैं। हमारे देश में तो एक शानदार परंपरा रही है कि फोर्स, और खास तौर से सेना और अर्धसैनिक बल, राजनीति से या सिविल सोसाइटी से कोई उनका लेना देना नहीं रहता। वो केवल आतंकवादी गतिविधियों के में या सेना के बॉर्डर की सुरक्षा के लिए ही यूज किए जाते हैं। सिविल जनजीवन से, आम नागरिक के जनजीवन से उनका कोई लेना देना नहीं होता। अगर भारतीय जनता पार्टी ने फोर्स का पूरी प्रयोग आम आदमी को धमकाने के लिए शुरू कर दिया है तो ये एक खतरनाक संकेत है। कल भी वहां पर भाटी जी बहुत हंगामा हुआ। कल रात में टीएमसी ने आरोप लगाया कि जो पोस्टल बैलेट है उनमें गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने इससे इनकार किया, लेकिन जिस तरह का वहां माहौल बन गया उसको देखते हुए लगता है कि गिनती के दौरान भी दोनों के बीच काफी एकदम जैसा चुनाव था एकदम गर्मा गर्म, वैसा ही माहौल अभी भी बना हुआ है गिनती के समय भी। तो क्या टीएमसी का ये नहीं, कोई बिल्कुल। लक्ष्य है? जी। ममता ममता जी की चिंता एकदम जायज है। चुनाव में आमतौर पे देखा जाता है, आप बहुत दिन से चुनाव कवर कर रहे हैं, पोलिंग हुआ और अर्धसैनिक बल अपने अपने कैंप की हाँ। तरफ चले जाते हैं। वह रोक के रखा गया अर्धसैनिक बलों को। तो क्या इरादा है भारतीय जनता पार्टी का? और मैं एक बात जोड़नी भूल गया अपने पहले वक्तव्य जी। में, कि गृह मंत्री का बयान पे आप ध्यान दीजिए। गृह मंत्री भाषण में कह रहे हैं कि मैं टीएमसी के गुंडों को चेतावनी देना चाहता हूं कि वो 29 तारीख को घरों से बाहर ना निकलें, हम्म। वरना तो टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका के सीधा किया जाएगा। हम्म। देश के गृह मंत्री की क्या ये भाषा होनी चाहिए? अगर गृह मंत्री ये कहते हैं कि मैं गुंडों को चेतावनी देना चाहता हूं, तो भी एक बार को इसे अवॉइड किया जा सकता था। उन्होंने स्पेशली कहा कि टीएमसी के गुंडों को, यानी बीजेपी के गुंडों को छूट रहेगी, टीएमसी के गुंडे घर से ना निकलें। तो जब गृह मंत्री ये भाषा बोलता हो और अर्धसैनिक बल गृह मंत्री के अधीन आते हैं, तो उन्हें एक संकेत मिल जाता है कि किसको उल्टा लटका के सीधा करना है। तो ये मैं तो इतना ही कह सकता हूं। देखिए, और तो कोई हमारे पास हम्म। पावर है नहीं। केवल हम बयान ये दे सकते हैं कि बहुत ही चिंता का विषय है। अगर लोकतंत्र बचाना है तो पूरे देश को इस मानसिकता के खिलाफ खड़ा होना होगा। इस मानसिकता को हराना होगा, जो ये मानसिकता विरोधियों को धमकाने की, विरोधियों को परेशान करने की, चुनाव में धांधली करने की, वोट काटने की, वोट न पड़ने देने की, और फिर मतगणना में धांधली करने की जो मानसिकता है, अगर देश में लोकतंत्र जिंदा रखना तो इससे मुकाबला करना पड़ेगा। भाटी जी, इस चुनाव में बीजेपी चुनाव के बीचों बीच लेके आई थी डीलिमिटेशन का बिल, जिसे कहा गया कि वो महिला सशक्तिकरण का बिल था। तो और आपके वहां पर भी तनाव, सभी बीजेपी के नेताओं ने यही कहा कि महिलाएं इस बार बीजेपी के पक्ष में बड़ी संख्या में वोट देंगी। आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी काफी सघन प्रचार किया वहां पर, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि महिलाएं ही बीजेपी का काल बनेंगी, जिस तरीके से बीजेपी महिलाओं को धोखा दे रही है। नहीं, महिलाएं थोड़ा भोली होती हैं, ये बात सही है, लेकिन मूर्ख नहीं होती। महिलाएं, इस देश की महिलाएं समझ रही हैं कि अगर आरक्षण में कोई रुकावट डाल रहे हैं तो मोदी जी डाल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार डाल रही है। महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका है संसद के दोनों सदनों से, और सर्वसम्मति से पास हुआ। सभी पार्टियों ने उसका समर्थन किया। समाजवादी पार्टी भी उसके समर्थन में थी, कांग्रेस भी उसके समर्थन में थी। मोदी जी ने उसमें एक ये प्रावधान डाला कि जनगणना के बाद परसीमन होगा और तब 2036 में महिला आरक्षण लागू होगा। हम्म। तो सारे विपक्ष ने विरोध किया इसका कि इसमें परसीमन और जनगणना की कोई जरूरत ही नहीं है, महिला आरक्षण आप तुरंत लागू करिए। हम्म। अब वो इस बहाने से बिल लेकर आए संसद में कि बिना जनगणना के परसीमन का अधिकार हमें दे दिया जाए। अगर ऐसा उन्हें अधिकार दे दिया जाएगा तो वो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, बिल्कुल संविधान की हत्या हो जाएगी।
तो ये जो बिल गिरा, ये परसीमन का बिल गिरा, बिना जनगणना के परसीमन नहीं होना चाहिए। महिला आरक्षण बिल तो ऑलरेडी पास हो चुका है, कानून का रूप ले चुका है, उसकी उसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। इस बात को देश की महिलाएं अच्छी तरह समझ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं को मूर्ख नहीं समझना चाहिए कि वो तो जो भी तुम झूठ बोलोगे उसे वो सच मान लेंगी। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि इसका नुकसान बीजेपी को ही होगा। महिलाएं बीजेपी को सबक सिखाएंगी। सारा विपक्ष आज से महिला आरक्षण लागू करना चाहता है। मोदी जी कोई ना कोई बहाना बना के महिला आरक्षण को लगातार टाल रहे हैं। तो इसलिए महिलाएं इस चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएंगी। एक बड़ी विचित्र बात कल हुई थी कि आईपैक के निदेशक को बीच चुनाव में बीजेपी, माफ कीजिएगा, ईडी ने गिरफ्तार किया। और आईपैक पूरा चुनाव प्रचार का काम संभाल रहा था, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का। और जैसे ही बंगाल का चुनाव संपन्न होता है उसके अगले दिन उन्हें जमानत मिल जाती है और ईडी कोर्ट में उसका विरोध नहीं करती। और ईडी विरोध नहीं करती, इस कारण उन्हें जमानत मिल जाती है। तो ये भी कहा जा रहा है कि क्या ये केवल टीएमसी का चुनाव प्रचार बाधित करने के लिए किया गया था? आखिर क्यों अब ईडी ने उनकी जमानत का विरोध तक नहीं किया? नहीं, ये पहला और आखिरी उदाहरण नहीं है। ये हर हर जहां भी पिछले दिनों में चुनाव हुए हैं, हर प्रदेश में आपको ये उदाहरण मिल जाएंगे। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ भी शराब घोटाले का केस बनाया गया था, उन्हें जेल भेजा गया था। चुनाव हुए, उन्हें बदनाम करके, और उनके एक मुख्यमंत्री जेल में हैं और उनके कई मंत्री जेल में हैं, और इस तरह से उत्पीड़न करके और दिल्ली जीत ली बीजेपी ने, दिल्ली में अपनी सरकार बना ली। और सरकार बनाते ही वो केस खत्म हो गए कोर्ट में। कोर्ट कह रहा है इसमें कोई केस ही नहीं बनता। और आपने देखा झारखंड में भी वहां के मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया था। हालांकि झारखंड में जीत नहीं पाई बीजेपी, जीत फिर भी हो ही गई, लेकिन भेजा गया तो चुनाव को प्रभावित करने के लिए ही। उत्तर प्रदेश में कई जगह ये हुआ है कि समाजवादी पार्टी के लोग जेल भेजे गए हैं, विधायक जेल भेजे गए हैं, कार्यकर्ता जेल भेजे गए हैं, और मतदान होता है और फिर वो केस खत्म हो जाते हैं। तो ये तो एक चलन बीजेपी के शासन में शुरू हो गया है कि राजनीतिक लाभ के लिए फर्जी केस बनाए जाते हैं और विपक्ष के नेताओं को का उत्पीड़न किया जाता है, उन्हें जेल में डाला जाता है, उनके ऊपर मुकदमे लगाए जाते हैं, और राजनीतिक उल्लू सीधा होते ही फिर वो मुकदमे खत्म हो जाते हैं। या आदमी बीजेपी ज्वाइन कर ले तो मुकदमे खत्म हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 5 6 साल में लगभग 50 से ज्यादा ऐसे सीनियर नेताओं ने, वैसे तो गिनती हजारों में है, लेकिन सीनियर नेता जो मुख्यमंत्री स्तर के, उप मुख्यमंत्री स्तर के, मंत्री स्तर के, विधायक और सांसद स्तर के 50 से ज्यादा नेता हैं जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने खुद आरोप लगाए थे, खुद मुकदमे दर्ज कराए थे, और उन्होंने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की उनकी फाइल कहाँ गई ये पता ही नहीं चला। चाहे उसमें हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे उसमें अजीत पवार हो, ढेर सारे नेता इस तरह के हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है और उनके मुकदमे खत्म कर दिए। लेकिन भाटी जी, ये तो आईपैक वाला इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि फिर कौन प्रोफेशनल आदमी किसी राजनीतिक दल के साथ काम करेगा? ये तो किसी भी विपक्ष के साथ काम करने वाले व्यक्ति को फिर इस तरह से रोका जा सकता है ना। और इसी के साथ मेरा अंतिम सवाल आपसे ये भी होगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपको निकलना है, कि अगला चुनाव अब उत्तर प्रदेश का बड़ा चुनाव है 2027 में। बहुत से लोगों का ये कहना है कि जो बंगाल के चुनाव में जिस तरह के विशेष इंतजाम किए गए हैं वो वानगी है, और अब उससे आगे के ही इंतजाम होंगे। तो क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो 2027 में वापस आने की कोशिश कर रही है, क्या समाजवादी पार्टी इन सब चीजों से लड़ने के लिए तैयार है? बिल्कुल, हम पूरी तरह कमर कस के तैयार हैं। समाजवादी पार्टी बूथ लेवल पे इतनी मजबूत है कि हम इनके हर तिकड़म का मुकाबला करेंगे, इनके हर अन्याय, हर बेईमानी का मुकाबला करेंगे, डट के करेंगे। और हम लोकतंत्र के लिए अपने पूरे जी जान लगाएंगे, लोकतंत्र को बचाने के लिए। और ये तो हम भी समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर तरह के अन्याय, अत्याचार, तिकड़म और बेईमानी का सहारा लेगी, फर्जीवाड़े का सहारा लेगी। लेकिन मुझे ये पूरी उम्मीद है, जैसा कि एसआईआर की प्रक्रिया में आपने देखा, कि हमने भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी नहीं चलने दी, क्योंकि हमारे पीडीए प्रहरी बूथ बूथ पे मजबूती के साथ खड़े हो गए और उन्होंने अपने लोगों के फार्म भरवाए और वोट बच गए, हमारे हमारे वोट कटने से बच गए। जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी वो नहीं हुआ। इसी तरह हम चुनाव में भी मुकाबला करेंगे और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तिकड़मों को हराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाटी साहब, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया।